Good afternoon, all of you. Today we will discuss the judiciary system of Pakistan. सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पाकिस्तान की न्यायपालिका व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वहाँ पर फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम को अडॉप्ट करने का प्रोविजंस बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवस्था को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट माना गया कि सारे जितने कोर्ट जुडिशरी बॉडी है उसके एपेक्स लेवल पर सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगी। इसको बेसिकली जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, वो हर तरह के डिस्प्यूट्स में प्रोवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, सिविल, दीवानी, क्रिमिनल, आपराधिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक एंड अदर्स, यानी अदर दूसरे टाइप्स के किसी भी अन्य प्रकार के मामलों में इसको पूरी तरह से क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अब जो डिसीशंस है सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो वर्क कर रही है, प्रशासनिक इकाइयाँ जो कार्य कर रही है पाकिस्तान पे, उन पर भी ये बाइंडिंग होगा, उन पर भी ये लागू होगा, मैंडेटरी नेचर का होगा। जितने भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज़ कंट्री में वर्क कर रहे हैं, उन सबको भी एक तरह से उन्हें सपोर्ट करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो प्रॉपरली अपने डिसीशंस, अपने डिक्रीज, अपने ऑर्डर्स, अपने डायरेक्टिव्स, अपने जितने भी लीगल ऑर्डर्स है, रिट्स है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके, उनको सारे निर्णयों को उचित रूप से लागू करवा सके। उसके लिए वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। अब हम आते हैं कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चीफ इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है कि ये संविधान का प्रमुख व्याख्याता है और जो सुप्रीम कोर्ट है ये हर तरह की अपील्स जो कि प्रोविंशियल हाई कोर्ट से आती है, प्रांतीय उच्च न्यायालय से आती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है और साथ ही वो फेडरेशन और किसी प्रोविंस या एक प्रोविंस एक तरफ फेडरेशन और दूसरी तरफ दूसरा प्रोविंस है, या फिर प्रोविंस के बीच के अगर किसी आपसी विवाद का, डिस्प्यूट का मैटर हो, उसमें उसको ओरिजिनल यानी मूल क्षेत्राधिकार मिला हुआ है। उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होगी। इसके साथ ही इसको एक स्पेशल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है, विशेष मूल क्षेत्राधिकार। इसमें जो पब्लिक इम्पॉर्टेंट के केसेस है जहाँ पर वो रिट यानी याचिका जारी करने का राइट है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है इंडिविजुअल के, तो एक हाई कोर्ट तो को माना गया है कि वो प्रोविंस लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का काम करेगा और अगर कोई प्रोविंस उसका हाई कोर्ट के डिसीजन के से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको राइट है कि वो आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। एक तरह से देखें तो ये हर तरह का जो जुरिस्डिक्शंस है वो फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में वो पूरी तरह से प्रोवाइड किया गया है कि वो अपने पावर्स को इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब अपने पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हाई कोर्ट सिविल सर्विसेज के मैटर पर भी इंटरप्रिटेशन करेगा तो कहीं ना कहीं उसका इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन में कॉन्ट्राडिक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए उसको फेडरल जो डिवीज़न ऑफ पावर के अंतर्गत और प्रोविंशियल लॉ के अंतर्गत जितने पावर्स दिए गए हैं उसी में उसको जुरिस्डिक्शन दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुरिस्डिक्शन को इसको रिट भी इशू करने का राइट दिया गया है, लेकिन सिर्फ उस हाई कोर्ट को उस प्रोविंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर प्रोविंस का जो भी काम होगा वो हाई कोर्ट सुपरविज़न करेगा। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर और फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, दोनों के ही हम लोग साथ ही में देखते हैं कि लगभग कुछ चीज़ों में पावर फंक्शंस बराबर हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग और सुप्रीम अथॉरिटी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर कई क्षेत्रों में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की जो अथॉरिटी है वो किसी भी लॉ को, चाहे वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं उसके किसी भी प्रोविज़न के साथ इनकंसिस्टेंट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और प्रोविज़न को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है वो ऐसे किसी भी लॉ को वो नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर प्रोवाइड किया गया है।
और जो एक हाई कोर्ट का जज होता है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको कभी भी उसके रिटायरमेंट की एज से पहले उसको हटाया नहीं जा सकता है, और उसकी एज जो है और हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसको रिकमेंड करेगा। और अगर कोई बहुत बड़ा ट्रीजन का इशू है, सेडिशन का इशू है, करप्शन का केस है, प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में उसको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज और हर पोजीशन। बट इसके लिए एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होगी, सर्वोच्च न्यायिक परिषद होगी, जिसमें एटलीस्ट 5 सीनियर जजेस होंगे, और वो पैनल फिर इस केस को अच्छे से जांच करके उसके बाद ही उस पर डिसीजन देगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न बनाया गया है कि सब जो सिटीजन्स के जो राइट्स है उसको गारंटी दी गई है कि वो लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब जब लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स पर यानी सिटीजन्स पर 2 ड्यूटीज़ इम्पोज की जा रही है। नंबर 1 कि जो रिपब्लिक के तरफ वो लॉयल रहेंगे, ठीक है, दे मस्ट बी लॉयल टूवर्ड्स द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा कि वो लॉ का ओबीडियंस करेंगे, जो भी कानून है उनको प्रॉपरली उसको फॉलो करेंगे। और अगर कोई पर्सन इस तरह का अटेम्प्ट पाया जाता है कि वो जो भी लीगल प्रोविजन है उसको वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो माना जाएगा कि वो हाई लेवल के सेडिशन यानी कंट्री के प्रति डिसलॉयल्टी का काम कर रहा है, वो राष्ट्र के प्रति अपराध माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सम अप करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का कि द रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो काफ़ी मिक्स्ड है और कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हम पाकिस्तान की ऑलरेडी हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख चुके हैं कि कैसे वहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट हुई, उस वर्किंग रही, फिर अचानक से उसको हटा दिया गया, मिलिट्री रेजिम इस्टेब्लिश कर दिया गया, मिलिट्री रेजिम को डी फैक्टो रेजिम को डीजीओ रेजिम घोषित करने के लिए प्रेसिडेंशियल पावर्स को सेज कर लिया गया, अपने आप को मिलिट्री रूलर्स ने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो अगर कोर्ट उस तरह से जुडिशियल मतलब इंडिपेंडेंस को वास्तव में इन रियल सेंस प्रैक्टिकलिटी अगर प्रैक्टिकली इंजॉय करता, तो फिर इस तरह के मिलिट्री रेजिम को डे 1 में ही वो नल एंड वॉइड कर सकता था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको हटाने में कैपेबल हो सकता था। लेकिन वास्तव में ऐसा वहाँ नहीं है, क्योंकि हमेशा हम देखेंगे क्या कि कई बार कुछ मामले में तो हम अच्छा कह सकते हैं कि कहीं न कुछ पॉजिटिव जजमेंट्स हुए हैं, खासकर जो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को लेकर कई बार अच्छे डिसीजंस दिए गए हैं। इवन परवेज मुशर्रफ के कॉन्टेक्स्ट में जो एक उनके जो मिलिट्री रेजिम को लेकर केस चला उसकी जांच का कॉन्टेक्स्ट हो, या नवाज शरीफ पर लगे हुए प्राइम मिनिस्टर पर लगे हुए करप्शन के चार्जेस को जांच के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो कई मामलों में केस कोर्ट ने बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले किया है। लेकिन अगर हम इसका जो दूसरा साइड भी देखें तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर कई मतलब जब जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सस्टेन होने जा रही है वहाँ पर क्या है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सस्टेन करने की जगह जो पॉलिटिकली जो रिक्रूटेड अथॉरिटी है यानी जिनको जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चुने गए, उनको हटाकर जब मिलिट्री रेजिम एस्टैब्लिश हो जाती है और वो प्रेसिडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, तो उन लोगों को लेजिटिमाइज करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मिलिट्री रेजिम्स को वैध ठहराने का काम जब सुप्रीम कोर्ट करता है, और उस समय उसने जस्टिफाई किस बेसिस पे किया कि ये स्टेट की नेसेसिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए, या स्टेट में अभी जो कंडीशन है उस कॉन्टेक्स्ट में कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी के बेसिस पर राज्य की आवश्यकता के आधार पर ऐसे रिजीम्स को सही ठहराना, इस तरह के डिसीशंस कहीं ना कहीं लोगों में भी एक शक जन्म देता है कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, या ये कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से जो इन्फ्लुएंस जो सिस्टम मिलिट्री रूल रेजिम इनके जो लीडर है उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रेशर में आके काम करता है। ये
एक संदेह की बात है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ट्रेडिशंस जितने स्ट्रांग होंगे तभी इस तरह के गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो भी स्ट्रांगली काम कर पाएंगे। थैंक यू।